मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में गर्मी आनी शुरू हो गई है। सांप्रदायिक जुमले, हिंदू मुसलमान की बातें और वोटों के आधार पे, यानी धार्मिक पोलराइजेशन के आधार पे वोटों की अंक गणित करना, इसकी शुरुआत हो गई है। और इसकी शुरुआत किसने की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के एक बयान से शुरू हुआ है, जहां उन्होंने ये कहा है कि दरअसल 2017 के पहले जो अनाज मिलता था वो अब्बाजान कहने वाले लोग उसको पचा जाते थे। अब ये अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और है उसके पीछे की? दरअसल इसी बात की आज हम पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी वही गलती दोहराने जा रही है जो उसने पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली के चुनाव या दिल्ली के चुनाव में की थी। जहां तक मेरी अपनी याददाश्त है, उस याददाश्त में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली के विधानसभा चुनाव जितना पोलराइज्ड और कम्युनली चार्ज्ड कैंपेन मैंने तो कम से कम नहीं देखा। हो सकता है 1990-91 के आसपास की बात अलग हो, लेकिन तब मुझे उस बात का उतना अंदाजा नहीं है। लेकिन मेरे अपनी मेमोरी के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि जो हाल में जो पश्चिम बंगाल के चुनाव मई के महीने में हुए हैं और अप्रैल के महीने में जो कैंपेनिंग उसमें हुई है, वो जिस तरीके से, जिस स्तर पे जाके हिंदू मुसलमान की बातें की गई, वैमनस्य फैलाया गया, पोलराइज करने की कोशिश की गई और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को जिस तरीके से मुस्लिम परस्त साबित करने की कोशिश की गई, वैसी कोशिश मैंने हाल के दिनों में कम से कम नहीं सुनी थी। और बिल्कुल उसी तरीके की कोशिश नई दिल्ली के चुनाव में भी हुई थी, जब शाहीन बाग के बहाने आज जो कैबिनेट मिनिस्टर वो कहते थे गोली मारो डैश 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 डैश। एक सांसद है जो कहते थे ये घरों में घुस जाएंगे, महिलाओं को उठा लेंगे और बलात्कार करेंगे। देश के गृह मंत्री तक ने यह कहा था कि शाहीन बाग के मसले पर इतना कस के आप ईवीएम का बटन दबाइए कि करंट शाहीन बाग के लोगों को लगे। यानी ऐसा लग रहा था जैसे शाहीन बाग के जो लोग हैं वो दरअसल, या उनके जो समर्थक लोग हैं, वो इस देश के लिए पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो उस संदर्भ में मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे रोटी कपड़ा मकान की बात होनी चाहिए, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या परफॉर्मेंस किया है, क्या डिलीवरी की है, इस पर वोट मांगनी चाहिए। उसके बनिस्पति बात वो अब्बा जान की कर रहे हैं। और ये शब्द ऐसे मुंह से नहीं निकलता। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी और उस वक्त भी काफी हंगामा मचा था। दरअसल ये वो मुद्दा है जिस मुद्दे को उठाकर आप विपक्षी पार्टियों को एक तरीके से मुस्लिम परस्त साबित करने की कोशिश करते हैं और उसके बहाने जो हिंदू वोटर है उसको अपनी तरफ आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव जीतने और लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी कामयाब होगी? ये मेरा आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे विजय त्रिवेदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार पे जिन्होंने किताबें लिखी हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ कलश लखनऊ से हैं। हमारे साथ दीपक शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हैं। एक जमाने में हमारे साथ काम किया करते थे आज तक में। और अब हमारे साथ नीरेंद्र नागर जी भी हैं, जो नवभारत टाइम्स के ऑनलाइन के संपादक लंबे समय तक रहे हैं। वैसे तो पिछले दिनों वो कलकत्ता में थे, लेकिन आज स्पेसिफिकली वो इस वक्त नोएडा में है। लेकिन हम उससे पूछेंगे कलकत्ता के बारे में। तो सिद्धार्थ कलन जी, ये जो योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से जो शब्द निकला है, क्या एक योजना के तहत निकला है या सिर्फ यूं ही जुबान फिसल गई, शब्द आ गया? नहीं, देखिए, जुबान नहीं फिसल गई है। और दो बातें हैं। एक, आपको याद होगा तेलंगाना में जब हैदराबाद की म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे थे, उन दिनों म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को स्टार कैंपेनर बना के बुलाया गया था और उनका रोड शो निकाला गया, उनकी खूब सभाएं कराई गई और वहां जाके उन्होंने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करे जाने की बात उन्होंने उठाई और फिर हर जगह उन्होंने भाग्यनगर की बात कही थी। उस टाइम पे उनका जो सूचना तंत्र है, जो लोग उनके साथ चलते हैं, उनसे भी मैंने ये बात कही थी कि भाई वहां जाकर ये बात क्यों उठाई गई। तो लोगों ने बताया कि दरअसल ये किसी के समझाने पर या किसी के कहने पर ये बात नहीं शुरू की। योगी जी अपने आप को ज्यादा सहज पाते हैं इन सब चीजों में, बजाय इसके कि वो ये बताएं कि
हमने जो है वो इतने लाख करोड़ के एमओयू किए थे और इतने हमने प्रोजेक्ट जमीन पर उतारे, उनमें इतना ये हो गया, यहाँ यहाँ प्रोडक्शन, वो तमाम सारे जो विकास परक बातें और उनके जो आंकड़े और उनके आधार पर लोगों से को कन्विंस करना, उनसे वोट की बात करना या वोट की अपेक्षा रखना, उसके बजाय ये सब जो चीजें हैं, ये इन चीजों में वो कुछ अपने आप को ज्यादा सहज पाते हैं। आप लगातार इससे पहले का जब वो 2007 की कैंपेनिंग कर रहे थे, फिर 2012 में कर रहे थे, जब कहीं दूर दूर तक सरकार भी बनने की बात नहीं थी, मुख्यमंत्री के दावेदारी की तो बात ही अलग थी, उस दौरान भी अगर इनके भाषणों को देखें तो ये बातें होती थी। अब इस बार जो अब्बाजान का इस्तेमाल हुआ है, तो एक तो इसके पीछे एक कारण यह है कि अब्बाजान से पहले पिछले चुनाव का शमशान कब्रिस्तान का एक इन्हें ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला दिख गया है कि पिछला चुनाव शमशान और कब्रिस्तान पर हुआ था और साहब उसने पूरा जो है वो माहौल को दूसरे तरीके से बना दिया था। शमशान कब्रिस्तान ही चल पड़ा था और यूपी के 2 लड़के जो है वो कहीं पीछे छूट गए थे, फिर हर जगह वही बात होने लगी थी कि शमशान कब्रिस्तान पे पूरा चुनाव हो गया था। हालांकि उसके कारण अपने थे, जिस समय ये बात हुई थी शमशान और कब्रिस्तान की, उससे ठीक 8 महीना पहले कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने का एक आदेश पारित हुआ था और उस पर तेजी से काम शुरू हो गया था। जिस वक्त चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, 22,000 कब्रिस्तानों की बाउंड्रीज बन रही थी हर गांव हर शहर में, तो वो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, वो सामने दिख रहा था। अब्बाजान का जब हुआ, अब्बाजान हो सकता है पहली बार जब अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया था कुछ दिन पहले, तो वो उन्होंने अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव के लिए किया था। अब्बाजान पर कुछ रिएक्शन बहुत तेजी के साथ आए, सोशल मीडिया में आए, खुद अखिलेश यादव की तरफ से आए, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से आए और थोड़ा वो अब्बाजान एक ट्रेंड करने लगा और वहां से ये सूत्र मिला कि भाई अब्बाजान लगता है हिट होगा। और अब्बाजान कहना किसको टारगेट कर रहा है, किस कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, भली बात मालूम है और कुल मिला के काम भी वही करना है। और उनके अग्रज जो है वो इस रास्ते को दिखा ही चुके हैं। गुजरात में भी अहमद मियां और ये सब चीजें भी चली थी। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव की थीम वो ये तय कर ली है कि चुनाव में अब्बाजान जो है वही गूंजता रहेगा और वो रह रहे के अब अभी तक अब्बाजान का इस्तेमाल जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से ही किया जा रहा था। लेकिन कल प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ तो हमने देखा तो सुल्तानपुर में भी वही वाक्य बोला जा रहा है। जो छोटे नेता वो भी सब अब नीचे के जितने लोग हैं वो सब अब अब्बाजान पे उतारू हो गए हैं। वो तो जब मुख्यमंत्री जी कहेंगे और देश के सबसे बड़े नेता कहेंगे तो जाहिर सी बात है तकिया कलाम सारे छोटे नेताओं का भी हो जाता है। पर दीपक जी, पिछले 5 साल से वहां उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार है, एक मजबूत नेता के नेतृत्व में वहां पे सरकार है, तो उसको अब्बाजान पे जाने की जरूरत क्यों पड़ रही? रोटी कपड़ा मकान के मसले पर बातचीत करें, बोले कि भाई हमने पिछले 5 सालों में ये डेवलपमेंट किया है, हमारा डेवलपमेंट का इंडेक्स यहाँ पे पहुंच गया है, हिंदुस्तान की इसका नंबर 1 स्टेट हमने उत्तर प्रदेश को बना दिया। उसके बजाय अब्बाजान, इसके पीछे की मजबूरी क्या है? आशु जी, अगर आप उत्तर प्रदेश देखें तो तकरीबन 5 लाख करोड़ का सालाना बजट है। जिस सरकार के पास 25 लाख करोड़ रुपए हों पूरे एक टेन्योर के, और वो सरकार एक ढंग का फ्लाईओवर ना बना पाए, ढंग की 2 इमारत ना बना पाए, ढंग का एक कारखाना ना लगा पाए और उसको बंगाल से वो तस्वीरें आयात करके उत्तर प्रदेश ट्रांसफॉर्मिंग, अगर ये हालत है कि आपको तस्वीरें जो है वो अब्बाजान से लेनी पड़ रही है, आपके पास तस्वीरें नहीं है। आप अलीगढ़ जाते हैं, वहां पर आप हरिगढ़ बोल रहे हैं उसको। पंचायत में आपने चुनाव कराया और पंचायत का सबसे पहला जो फैसला आया वो ये आया कि साहब पंचायत ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया। मैं एक छोटी सी और मिसाल दे रहा हूं। पिछली बार 2017 में उन्नाव में एक ग्राम पंचायत है मियागंज, और योगी जी मियागंज गए, करीबन 1200-1500 लोग आए थे सुनने के लिए, और वहीं उन्होंने जो सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं कि रॉ में आके जो उनका है कि मियागंज क्या होता है। और अभी मैंने देखा 15-20 दिन पहले कि उन्नाव की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एसडीएम की रिपोर्ट मान के मियागंज का नाम मायागंज कर दिया है। तो अब्बाजान, मियागंज, ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ भी दिखाने को नहीं है। आपके पास, आप विकास का काम देख लीजिए,
सिवाय पूर्वांचल एक्सप्रेस के। और दुर्भाग्य है कि जिस दिन हमने एक स्टोरी करी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे और तस्वीर मंगाई, उस तस्वीर पे आशु जी आप यकीन करिए 3-3, 4-4 मीटर के गड्ढे थे और वहां जेसीबी से मरम्मत हो रही थी। मैंने पहली ऐसी सड़क देखी है कि उद्घाटन से पहले मरम्मत हो रही है जहां पर। ये क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अब आप आइए योगी जी के फिरोजाबाद में जो हो रहा है। फिरोजाबाद में तकरीबन 200 से ज्यादा बच्चे डेंगू का शिकार हो चुके हैं। अस्पताल नहीं है। मैं रोज अमर उजाला में, वहां के अखबारों में तस्वीरें खोजता हूँ, देखता हूँ कि बेचारे माँ बाप बच्चों को या तो तड़पते हुए ले जा रहे हैं या लाश लेके बाहर निकल रहे हैं। और ये बीमारी बहुत तेजी से वायरल बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, मथुरा में, इटावा में, कासगंज में, कानपुर तक पहुंच गई है। कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं। वो मुख्यमंत्री जिसके गृह जनपद में एक ऑक्सीजन से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई हो, 60-70 बच्चे बेचारे चले गए, आज बच्चों की कोई चिंता नहीं है, वायरल डेंगू कोई चिंता नहीं है। तो ये जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ तालिबान करना, अब्बाजान कहना, अलीगढ़ को हरिगढ़ कहना, मियाँगंज को मायागंज कहना, सुल्तानपुर का नाम कोई कुश भवनपुर रख देना, इस तरह के जो आप नाम गढ़ रहे हैं और पूरी तरह से आप चीजों को पोलराइज करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैं तो देख रहा हूं आशु भाई, और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि चाहे ये स्पेशल टास्क फोर्स से कन्वर्जन का खुलासा करें, अलकायदा के कथित आतंकवादी पकड़ें, या गाजियाबाद में एक मौलाना की दाढ़ी काट दें और समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को जेल भेज दें, इसका असर माइनॉरिटीज में, अकलियत में नहीं हो रहा। बहुत मैच्योर्ड स्टैंड है। बाराबंकी में पिछले दिनों इन्होंने एक मस्जिद ढा दी थी, तब ऐसा लग रहा था कि पूरे प्रदेश में एक कम्युनल पोलराइजेशन होगा, कुछ नहीं हुआ वहां पर। ये जो एक माइनॉरिटीज की तरफ से ये जो एक मैच्योर स्टैंड है, ये एक उत्तर प्रदेश में नया डेवलपमेंट में देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि योगी जी जी ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। सॉरी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मुझे लगता है कि ये जो योगी जी का जो एक मैं कह रहा हूं कि वो थोड़ा सा डोज को और बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि उधर से प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है विजय जी, ये जो अभी दीपक जी कह रहे हैं कि भाई माइनॉरिटी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, शांत है वो, तो क्या मेजॉरिटी में प्रतिक्रिया होगी क्या ऐसे बयानों से? देखिए, जो बयान है उसको जितना अभी सब कुछ चल रहा है, आपने चर्चा की, सिद्धार्थ जी ने की, दीपक जी ने की, वो बहुत सारी बात है। तो एक शेर मुझे याद आ रहा था जो बहुत चर्चा में रहा था कि सरहदों पर चुनाव, सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो वो चुनाव की आहट जो है, उसका एक महक जो है, ये संदेश है, ये सारे माहौल बन रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें, मैं योगी जी का ये जो भाषण था जिसमें अब्बाजान का जिक्र किया, उसको भी सुन रहा था। उसमें 90% बातें उन्होंने अपने तमाम तरक्की की की और एक बात अब्बाजान की। सिद्धार्थ जी ने उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया कि ये अब्बाजान का मुद्दा आया था मुलायम सिंह जी को लेकर, अखिलेश जी को लेकर, और वो इनडायरेक्ट एक मैसेज था कि समाजवादी पार्टी किनके साथ खड़ी है। एक जमाने में तो हम लोग सुनते थे कि मुलायम सिंह जी को मौलाना मुलायम कहा जाता था, तो वो अब्बाजान डायरेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी को कहने की बजाय एक पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंस से इस बात का जिक्र किया गया, क्योंकि लड़ाई भी उनसे है सीधे की सीधे। ठीक है, दीपक जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। अब मैं ये कहता हूँ कि ये मुद्दे मिलते कहाँ से हैं। जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा कि शमशान कब्रिस्तान की बात हुई पिछले चुनाव में, तो शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था कि जब कब्रिस्तान की दीवारें बनवा रहे थे, तो वहां से वो मुद्दा मिल गया। अब्बाजान का मुद्दा मुलायम सिंह जी को उन्होंने निशाना बनाकर अखिलेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ किया। शहरों के नाम बदलना का जो परंपरा है वो मायावती जी ने शुरू की उत्तर प्रदेश में। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री थी 2007 में, तो उन्होंने मेरे ख्याल से आधा दर्जन से ज्यादा शहरों के जिलों के नाम बदल दिया। फिर सरकार बदली तो उन्होंने बदल दी, ठीक है। लेकिन उसमें और आज के नाम बदलने में एक फर्क मुझे लगता है कि यहाँ पर एक उसका जो टच है वो क्या कहना चाहिए, उसको पॉलिटिकल कहें कि कम्युनल कहें, वो टच दिखाई देता है कि आप मियाँगंज को मायागंज बनाते हो
या अलीगढ़ को हरिगढ़ कहने की बात करते हो। मायावती जी ने जो किया था वो अपने जो वोटर थे उनके हिसाब से एक सोशो इकोनॉमिक उसको ध्यान में रखते हुए किया था। वैसे तो ये भी कहा जा सकता है कि वो भी अपने योगी जी भी अपने वोटर को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता कि वोटर के तौर पर कोई मेजोरिटी के पूरे में हो रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी का वो जरूर एंथू होता है, जिसका सिद्धार्थ जी ने जिक्र किया, दीपक ने भी जिक्र किया कि अब जो सम्मेलन हो रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, वहां पर भी ये बात हो रही है जी। तो उसका फायदा वोटर के तौर पर नहीं हो भले ही, लेकिन कार्यकर्ता के तौर पर बड़ा होता है। और चुनाव में कार्यकर्ता की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है वोटर से भी, क्योंकि वोटर को लाने का काम, वोटर को बूथ तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता कर रहा है। और योगी जी समझते हैं, आप उनके विकास की बातों पर सहमत होते हो, नहीं सहमत होते हो, अस्पताल नहीं चल रहे या बहुत सारा विकास किया है कि नहीं किया, 60% किया होगा, 50% किया होगा, लेकिन वो ये समझते हैं कि विकास से ज्यादा माल क्या बिकता है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, विकास से ज्यादा माल क्या बिकता है उसको ध्यान रखना है। नीरज जी, ये जो सवाल मैंने उत्तर प्रदेश के सवाल को लेकर, आज मैंने काफी इस बारे में सोचा कि क्या हमें इस बारे में डिबेट करनी चाहिए, डिबेट नहीं करनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के बारे में अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और चूंकि आप उन दिनों कलकत्ता में थे और आपने पूरा कैंपेन देखा, इतना पोलराइज्ड कैंपेन, आप भी मेरी राय से सहमत होंगे, कम से कम हमें तो याद नहीं इतना पोलराइज्ड कैंपेन कभी हुआ होगा। जिस तरीके से ममता बनर्जी को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से दोनों तरफ से जो अटैक हो रहे थे वो बड़े भयानक अटैक हो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो पार्लियामेंट के चुनाव में 18 सीट जीत के लेके आती है और उसके हिसाब से 122 सीटें मिलनी चाहिए विधानसभा की, वो घट के 72, 73, 74, 75 सीट के आसपास आके आ जाती है। उसके ठीक पहले बिल्कुल ऐसी स्थिति उत्तर दिल्ली के चुनाव में भी थी, कितना कैंपेन पोलराइज किया लेकिन आपको मिली सिर्फ 8 सीटें। तो क्या ये जो स्ट्रेटजी जो बीजेपी की है ये फेल्ड स्ट्रेटजी साबित हो रही है क्या, कि लोग अब इससे ऊब रहे हैं कि भाई अब आप इससे बात नहीं बन रही? मेरे ख्याल से दिल्ली और बंगाल और उत्तर प्रदेश की तुलना ठीक से की नहीं जा सकती। उसका कारण यह है कि दिल्ली और बंगाल दोनों में ऐसी सरकारें थी जो गैर भाजपाई थी, और अगर उन्होंने इस कम्युनलिज्म का मुकाबला किया, उसकी वजह यह थी कि वे दोनों सरकारें कुछ काम कर चुकी थी या करके दिखा पाई थी। तो मेरी समझ उन चुनावों के परिणामों के बाद मेरी ये समझ बनी कि अगर गैर भाजपाई पार्टियां सत्ता में हैं, जहां पर अगर वे काम करती हैं, उनके पास काम का रिकॉर्ड है और ऐसा रिकॉर्ड है और जनता में विश्वास पैदा कर पाती हैं कि हाँ हम सत्ता में हैं तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। जैसे अब गिनाने की जरूरत नहीं, ममता बनर्जी ने काफी प्रोग्राम किए थे और चुनावी वादे भी किए थे कि महिलाओं को 500 रुपए देंगे और पढ़ाई के लिए क्रेडिट कार्ड, जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्रेडिट कार्ड 10 लाख का मिलेगा। तो उससे पहले भी वो काम कर चुकी थी, जब कोरोना के समय में उन्होंने काफी मदद की थी लोगों की। तो उन्होंने अगर कम्युनल कार्ड का मुकाबला किया या अरविंद केजरीवाल ने किया, उसकी वजह यह थी कि उन्होंने अपना काम किया था। यानी मेरी समझ ये है कि काम, किसी भी सत्तारूढ़ सरकार का काम बीजेपी के या किसी पार्टी के कम्युनल कार्ड का मुकाबला कर सकता है। यूपी में वो स्थिति नहीं है, यूपी में सत्ता में बीजेपी है। अब यूपी में मेरी समझ से योगी को कम्युनल कार्ड इसलिए लाना पड़ रहा है कि उन्होंने वो काम नहीं किया जैसा काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी को कम्युनल कार्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम करके दिखा सकती है। अरविंद केजरीवाल को नहीं चाहिए, लेकिन योगी जी को पता है कि मैंने काम नहीं किया है। लेकिन एक तीसरी बात यह कि वहां मायावती और अखिलेश अलग अलग हैं, और अगर जो चुनावी गणित है 40% शायद मेरे ख्याल से लास्ट पोल में मिला था, और अगर 5% से 10% कम होते हैं तब भी वह बीजेपी 30% के वोट के साथ नंबर 1 पार्टी रहती है। अगर 10% बहुत ज्यादा होता है, 5% हो सकता है। और पिछली बार जो योगी को वोट मिले थे, मुझे लग रहा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी कार्ड भी मिले थे। अखिलेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम नहीं किया था, तो अखिलेश के एंटी वोट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे वगैरह हुए थे उसके वोट, प्लस थोड़े से पॉजिटिव वोट मोदी के कारण से, उस कारण से 40% वोट हो गए थे, जो मेरे ख्याल से 35% तो होने ही होने हैं। कोरोना के समय में जो उन्होंने किया वो 30 तक भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक विपक्ष विभाजित है तब तक मुझे लग रहा है कि बीजेपी तो आनी ही आनी है। अब योगी जी ये सोच रहे हैं कि जो वोटर मुझसे नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी वाला, वो वोटर हिंदू वोटर, अगर मैं उसको कम्युनल कार्ड के द्वारा अपने पक्ष में कर लूं कि वह मैंने जो काम नहीं किया उसको ना देख पाए, तो मैं वापस 35 से 40% तक वोट ला सकता हूं और वही मेजोरिटी पा सकता हूं जो मैं लास्ट टाइम पाई। तो मुझे लग रहा है उस हिंदू वोटरों को जिन्होंने पिछली बार वोट दिया था लेकिन इस बार काम से खुश नहीं है, नाखुश है,
वे वोट न दे, एक ऑप्शन ये हो सकता है, या अखिलेश को वोट देते हैं। उससे बचने के लिए वो ये कम्युनल कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, 1-2% तक काम कर सकता। आलोक जी, आपको क्या लगता है, क्या वोटर उत्तर प्रदेश का इतना मैच्योर है कि जो इस बात को समझ पाएगा कि भाई हमने 5 साल आपको चुनाव में इसलिए जिताया था क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के लिए काम करें। इसके पहले उसने बहुत स्पेशल खास ट्रेंड था। 2007 में मायावती सरकार को पूरा बहुमत, 2012 में अखिलेश यादव की सरकार को पूरा बहुमत, 2017 में बीजेपी की सरकार को पूरा बहुमत। यानी बहुमत इसलिए मिला है क्योंकि आप काम करके दिखाएं। अगर आपने काम नहीं किया तो आपको रिपीट नहीं किया। क्या उत्तर प्रदेश का वोटर उस लेवल ऑफ मेच्योरिटी पर आ गया है जहां पे इस बार वो इस तरीके के कम्युनल कार्ड्स पर ध्यान नहीं देगा? 5 साल में उत्तर प्रदेश में क्या काम हुए इस पर ध्यान देकर वोट करेगा? देखिए, ये प्रश्न मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें एक प्रिजम्पशन है। ये प्रिजम्पशन ये है कि उत्तर प्रदेश का वोटर काम देख के वोट दे रहा था। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के वोटर ने किसका काम देख के वोट दिया था? अगर पिछले चुनाव में उसने कोई काम नहीं देखा था वो तो वहाँ, और न कोई जो वादे थे, अगर मान लीजिए कि कोई विकास के बड़े बड़े वादे थे तो वो कहाँ हैं, वो वादे वो कहाँ गए? तो मुझे संदेह ये है कि हम जो मान रहे हैं ये हमारे लिए हमारी सदिच्छा है कि वोटर काम देख के वोट देता है। एक समय पर आपको पिछले चुनाव के पहले, यानी 2014 के बाद और 2017 के चुनाव के पहले ये बात बड़े पैमाने पर चली हुई भी थी कि अब हर प्रदेश में जहां चुनाव हो रहा था कि वोटर परफॉर्मेंस को वोट दे रहा है। इसमें शिवराज सिंह की परफॉर्मेंस भी शामिल थी और इसमें अन्य मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस भी शामिल थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखेंगे तो कोई, मुझे नहीं लगता परफॉर्मेंस को लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछला भी हुआ है और इस बार भी वो परफॉर्मेंस, कहीं हो सकता है कि परफॉर्मेंस होती और परफॉर्मेंस दिखाई जाती, लेकिन मुझे लगता है मूल फोकस ही, ये सरकार जब से बनी है इसका फोकस ही परफॉर्मेंस नहीं है। इनका इरादा कुछ और है और ये उस इरादे की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। और मेरे पास ये मानने का कोई ठोस कारण नहीं है, तमाम तरह लोगों से बातचीत करने के आधार पे, सिद्धार्थ, दीपक जैसे विद्वानों से बात करने के आधार पर, कि उत्तर प्रदेश का वोटर किसी दूसरी दिशा में विचार कर रहा है। उसमें बहुत सारे लोग आपसे बातचीत में कहेंगे कि हाँ ये गड़बड़, लेकिन ये लोग पहले भी ऐसे ही कह रहे थे। प्रश्न ये है कि जो लोग पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में अभिभूत होकर इस तरफ गए थे, उनमें से कितने लोग अपने विचार बदलने जा रहे हैं? और क्या वो चुनाव के पहले तक जो विचार आज बदल के हमको आपको कह देंगे, चुनाव के दिन वोट डालने तक उस विचार पे कायम रहेंगे, या आज से लेकर चुनाव के बीच में फिर योगी आदित्यनाथ या केंद्र की सरकार के जो बड़े बड़े महानुभाव यहाँ आएंगे वो फिर ऐसा कुछ नहीं कर देंगे जिससे कि वो सारा विचार किनारे रहेगा और ये सब फिर एक बार हो करते हुए चल पड़ेंगे। बट दीपक जी, जो बात अभी निरंजन जी ने कही कि भाई पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जैसी शख्सियत थी जिन्होंने उस कम्युनल कार्ड का जबरदस्त तरीके से प्रतिकार किया, भैया उसके खिलाफ खड़ी रही, मजबूती के साथ खड़ी रही। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल थे जो मजबूती के साथ खड़े रहे, उस ट्रैप में नहीं आए। आज की तारीख में बीजेपी के इस कैंपेन को या योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान को काउंटर करने के लिए क्या अखिलेश यादव या मायावती के अंदर वो सलाहियत है कि वो इस कैंपेन को निरस्त कर सके और जो असली मुद्दे उस पर चुनाव करवा सके? देखिए, सही है कि एक परसेप्शन ये ज़रूर बन रहा है, और अगर आप लखनऊ में किसी से बात करेंगे, रिपोर्टर से, ब्यूरो चीफ से, वो यही कहेंगे कि साहब अखिलेश यादव जो हैं वो निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि जनता जो है पिछले 20-25 साल से उनको एक चुनाव की जो दस्तक होती है, जैसे विजय भाई ने कहा कि सीमा पर हरकत है तो क्या चुनाव नज़दीक है। लखनऊ में हमेशा जो पैरामीटर था वो बड़ी बड़ी रैलियों से ही शुरू होता था, वही शंखनाद होता था। वो रैलियां देखने को नहीं मिल रही। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें इसमें कहूँगा कि आप अगर पंचायत चुनाव देखें, देखिए हम सर्वे पे तो जा नहीं सकते, अगर हाल फिलहाल में सबसे ताज़ा अगर कोई चुनाव हुआ है, मैं डायरेक्ट चुनाव की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर गांव वालों ने सीधे वोट दिया और जिसको सरकारी चुनाव हम कहते हैं। आप अगर आप देख लें 2005 साल पहले जो चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी जीती है, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी जीती है, जिसकी सरकार होती है वो पंचायत चुनाव जीतता है। लेकिन पहली बार हमने देखा कि बीजेपी इस चुनाव को लूज कर गई। मैं डायरेक्ट पोलिंग की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट की नहीं। समझ, और ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी। ये चुनाव का जैसे ही नतीजा आया है उसके बाद से ही आपने देखा कि कभी वहां पर BL संतोष जा रहे हैं तो कभी वहां पर राधा मोहन सिंह जा रहे हैं,
भोपाल से आनंदीबेन को बुलाया जा रहा है, फिर अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, फिर नड्डा मीटिंग कर रहे हैं, और फिर इस तरह की खबरें आ रही थी कि साहब अब योगी जो है इनको हटाया जाने की बात हो रही है, और बाद में कहा गया कि अभेदान दे दिया है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। ये जो पंचायत चुनाव था, ये एक बहुत बड़ा एक पैमाना है जहां पर हम एक इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। अगर आप देखें पिछले दिनों भदोई में जो रैली करी है अखिलेश यादव ने, उसमें इतनी भीड़ थी जो एक्सपेक्टेशन की बियॉन्ड है। उससे पहले सितंबर में 12 या 13 तारीख को पिछले महीने जब समाजवादी पार्टी ने सड़कों पे इकट्ठा हुआ, इतने ज्यादा भीड़ आ गई कि दफा 144 लगानी पड़ी। आप किसान यूनियन की महापंचायत देखिए, आप वहां पर जो आप भीड़ देखिए, वो रैली नहीं रैला। तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अखिलेश से 2 बार जो हमारी बातचीत हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश स्लॉग ओवर खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आखिरी 2-3 महीने में वो निकलें, क्योंकि कहीं ना कहीं सपा है, बसपा है, इनको वो फिर ईडी का डर है, सीबीआई में बहुत से केसेस हैं, उसके अलावा इनकम टैक्स, ये जो एजेंसीज हैं जो कहीं ना कहीं मायावती पे, मुलायम सिंह पे और तमाम केसेस, चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट के हों, चाहे वो केसेस जो हैं वो चीफ इंजीनियर जो यादव सिंह वाले पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे करप्शन के मामले हैं, माइनिंग के मामले हैं, इस तरह उनको लगता है कि थोड़ी तेजी अगर अभी दिखाई तो ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा चुनावी हाथ से निकल जाए। तो अखिलेश स्लॉग ओवर्स खेलेंगे, ऐसा मुझे लगता है आखिरी 3 महीने 4 महीने में। और दूसरी चीज, हमको एक थोड़ा सा एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि इतना ये जो कोविड का जो पूरा मामला रहा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वहां पर भी जिस तरह के एक तरह से विपक्ष को रैली करने से रोकना, गैदरिंग से रोकना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट फिर मैं कहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल भी नहीं है, मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा है, छोटी छोटी पार्टियां जो हैं खासकर जातिगत आधार पे, उनसे अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, उनको वो लेके चल रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए हमको कि जो ओबीसी है, जो सबसे बड़ा धड़ा है 40-45% का, ये थाती मुलायम सिंह की है। ये कभी भी बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की थाती, ये जो वोट है, ये बेनी मुलायम का वोट माना गया हमेशा से। सिद्धार्थ उस पर ज्यादा बोलेंगे। तो लेकिन जो छोटी पार्टियां साथ में लेकर अखिलेश चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है एक टफ फाइट होगी, और ये फाइट समाजवादी पार्टी और सीधे सीधे भाजपा में होने जा रही है। सिद्धार्थ, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी चैनल पे था और वहां पे एक सी अब्बाजान के मसले पर बातचीत हो रही थी, डिबेट हो रही थी। वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे और मैंने एक बहुत ही चीज नोटिस की वहां पे कि वो उनसे अब्बाजान पे बात करवाना चाहते थे, और वो जो उनके पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन थे, वो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर बार बार कह रहे थे, भाई ये आपका मैनिफेस्टो, ये 4 चीजें आपने इंप्लीमेंट नहीं की। जबकि अगर पुराना दौर होता तो अब्बाजान के मसले पर वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते या कुछ करने की कोशिश करते, लेकिन बार बार, और कम से कम 10 बार ऐसा हुआ जब पूरा का पूरा फ्रेम उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुखपत्र था उसको लाके सामने रख दिया, कई बार उसको गिनाने की भी कोशिश की। तो क्या समाजवादी पार्टी में सोच है कि वो ऐसे कम्युनल मुद्दे पे, अब्बाजान जैसे मुद्दे पे वो रिएक्ट नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जो उनकी उपलब्धियां हैं, जो नाकामियां हैं, उसके ऊपर ही उनको घेरने की कोशिश करेंगे? क्या ये सोच है या महज एक स्पोक्स पर्सन का अपना एक इंडिविजुअल एफर्ट है? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा सिद्धार्थ। ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। अगर आप समाजवादी पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों को, अभी पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी के एक साथ पूरे प्रदेश में 6 यात्राएं निकल रही थी, और हर जगह समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उनके मैनिफेस्टो वादों पे घेर रही थी, कोरोना की दुश्वारियों पे, महंगाई पे घेर रही थी। वो उस तरह के ये अब्बाजान और ये जो तमाम जान तालिबान और धर्मांतरण और ये सब, इन मुद्दों पे कहीं उन्होंने कोई ना तो कोई बात कर रहे हैं, ना किसी तरह का, मतलब वो उस पिच पर जाने से अपने आप को पूरी तरीके से बच रहे हैं, जहां बार बार भारतीय जनता पार्टी उनको घसीट रही है। दूसरी एक बात और है, शमशान कब्रिस्तान का जब नारा चला था पिछली बार,
तब तक उतना नहीं था, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ, पता नहीं, मेरे ख्याल से सारे लोग इस बात को महसूस कर रहे होंगे। तकनीक कुछ इतना ज्यादा आगे बढ़ गई है, या उसकी घुसपैठ इतनी ज्यादा हो चुकी है हमारे जीवन में कि अब कोई एक चीज बहुत दिनों तो चलती भी नहीं है। अब अब्बा जान जो है वो जनता के बीच में तो नहीं चलती। अब्बा जान को लेके जनता के बीच में मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं किसी महफिल में गया हूँ या कहीं मोहल्ले में, कहीं चौराहों पे, कहीं अब्बा जान की कोई बहुत ज्यादा चर्चा एक हुआ थोड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक कोई चीज सस्टेन नहीं कर पा रही, खासतौर पर इस तरह की चीज। ये बड़ा एक सतही सा जुमला चल निकला है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर रही है। और जो आपने कहा कि क्या कम्युनल, नीरेन जी ने भी कहा कि क्या कम्युनल कार्ड का उस तरीके से जवाब देने में जैसे ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल सक्षम थे, तो मेरा ये मानना है कि वो सक्षम थे, उन्होंने जवाब दिया। हो सकता है अखिलेश उतने ज्यादा सक्षम ना हो, हालांकि अगर वो मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं और बहस अब्बा जान की हो रही, तो इसका मतलब कि उन्होंने सोच रखा है कि हम नहीं आएंगे, तुम बुलाते रहो अपनी पिच पर, हम नहीं खेलेंगे। इससे भी ज्यादा कहाँ है कि जनता क्या आपके इस जो आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, क्या उसमें फंसने जा रही है, नहीं जा रही है? अभी तक तो नहीं दिखा। जो दीपक जी ने भी कहा, बाराबंकी में मस्जिद गिरी, उसी समय पे फैजाबाद में, मुजफ्फरनगर में भी गिरी, 3 मस्जिदें एक साथ हुई। कोई कहीं खास तौर पर जो उलेमा, पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम सारे उनके जो इदारे हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं है। कुछ एक डेमोक्रेट जो प्रोग्रेसिव लोग थे उन्होंने जरूर विरोध में आवाज उठाई, कुछ एक धरने हुए, लेकिन किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के ओर से कोई इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। मैं ओवैसी की सभा हुई रुदौली में, अच्छा खासा वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, बातमाम मुश्किल 500-700 लोगों की भीड़, और जो भीड़ थी वो सुनने और ताली तो बजाने आई थी। लेकिन जब उनसे बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, देखिए साहब लंदन से पढ़े हुए हैं, एकदम कानून की जानकार हैं जी, तो वोट क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी ये लड़ाई नहीं है ना। तो वो जानता है, वो उनकी बातें सुन लेगा, ताली बजा देगा, कह रहा लड़ाई में नहीं है। तो पहली बात तो जनता ही आपको उस पिच की तरफ ले जाने नहीं दे रही है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रही है कि हम आपके उस जाल में फंसे जी। और तीसरा, जो दीपक जी ने अभी पूरा जानकारी दी कि चुनाव अब दूसरे तरीके से लड़े जा रहे हैं। एक रैली करने में आपको 10,000 आदमी जुटाने में आपको बहुत संसाधन, पैसे, समय खर्च होता है, लेकिन अगर आप ट्विटर पे या अन्य किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखते हैं और उस पर लोग इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, आपने एड्रेस कर लिया 10-15 हजार लोगों को, और जिन लोगों को एड्रेस कर लिया वो उस बात को और सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये तरीका शायद अखिलेश यादव का है। और स्लॉग ओवर्स की जो बात कही, मुझे भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि धुआंधार तरीके से कुछ। और वैसे भी आजकल सिद्धार्थ जी, आपको तो मालूम है 2020 चलता है और आखिरी के 2 ओवर में 36 रन 54 रन बनाने हैं, तो फिर वो भी असंभव नहीं माना जाता आजकल की क्रिकेट में। टेस्ट मैच वाली नहीं, जो बाइकाट की तरीके से लगातार खुद भारतीय जनता पार्टी आखिरी के महीना जो है वही चुनाव में सारी ताकत झोंक के धुआंधार तरीके से बमबारी करती है। और उनकी तरीके से उनके शब्दों में कारपेट बॉम्बिंग उसको कहते हैं। आलोक जी, हाँ, मैं आशुतोष ये कहना चाह रहा था, जो अभी सिद्धार्थ जो बात कह रहे हैं कि अब्बाजान वाला मुद्दा उस तरह से नहीं चल रहा है, तो ये जो अब्बाजान का मुद्दा है वो इस बार शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है या बैकफायर कर सकता है, ये भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से बंगाल में दीदी ओ दीदी, वो उसको कोई, ममता बनर्जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया जिससे कि कोई वो बर्बाद हो गया हो, वो पब्लिक ने उसका जवाब दे दिया, बहुत सारे लोग। और ये अपने आसपास जो आपके परिवारों के व्हाट्सएप ग्रुप में जो सदस्य शामिल हैं उनसे पूछ लीजिए, वो भी उस भाषण को सुन के उतने ही उद्वेलित नजर आए जैसे कि वो ममता बनर्जी की पार्टी के लोग। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है, ये कितनी छिछली बात है। यही बात आज जो अब्बाजान का बयान है, ये जिसने नहीं सुना था उसने भी सुन लिया। ट्विटर पर, फेसबुक पे इसके बड़े बड़े कैंपेन चल रहे हैं, तमाम लोग अपने पिताजी की फोटो साथ में लगा रहे हैं, मेरे अब्बाजान मेरे अब्बाजान। और साथ में सवाल क्या आपने, उसमें गड़बड़ ये हुई है कि आपने बहुत एक विचित्र मुद्दा उठा दिया है। आपने कह दिया है कि साहब उन लोगों को राशन मिलता था जो अब्बाजान कहते थे। अब मैंने तो खुद राशन लिया है, बचपन में मैं जाता था राशन की दुकान में और राशन लेके आता था। आप सब, मुझे लगता है यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा है, हम में से कोई हम भी राशन लेकर आए, हम भी राशन लेकर आए, बोला नहीं है जिसने वो राशन की दुकान से राशन न लिया हो।
तो हम में से कौन अब्बाजान कहता है भाई? और कौन हमारे आसपास के मुसलमान भी कुछ कहते होंगे? अब वो कुछ नहीं कहते हैं, कुछ पापा कहते हैं, कुछ बाबा कहते हैं, दादा कहते हैं, घरों में तरह तरह के संबोधन होते हैं, डैड कहते हैं। तो आप जहां ले आए वो फंसा दिया आपने खुद अपने आप को कि राशन उनको मिले, सबको मिलेगा। राशन आज की तारीख में एक एंटाइटलमेंट रह नहीं गया है कि भाई किसको, बहुत सारे लोग राशन अब लेते नहीं है, लेकिन ये याद करने वाले बहुत सारे लोग हैं कि हम भी राशन की दुकान से राशन लाया करते थे। तब तो ऐसा नहीं था कि साहब ये आप कहते कि साहब वो मदरसे में टीचरों को पैसे देता है, इस तरह की बात करते चल जाती शायद। लेकिन आपने जिस चीज को उठा दिया, साथ में आपने अब्बाजान जोड़ दिया, अब उस पर बहुत व्यक्तिगत टाइप की टिप्पणियां भी हो रही हैं। लेकिन ये प्रश्न जो है गंभीर हो गया है कि आप क्या मुद्दा उठा रहे हैं, उसके साथ कौन सा रूपक इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि ये उल्टा पड़ सकता है अगर इस तरह की बातें इन्होंने और की, तो इसमें जो मध्य वर्ग में जो अपील होती है, बहुत सारे मध्य वर्ग के लोग वैसे भी आप अगर देखें, उनको बहुत सारे ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं जो उनके अपने बीच के नहीं होते हैं, जो उनको आउटसाइडर लगते हैं। उसमें वो किसी भाव में बहकर, किसी भावना में नहीं, ठीक है भाई हमारा वाला वो हिंदुत्व वाला एजेंडा चलाते हैं इसलिए इनको बर्दाश्त कर लो, इस तरह की बातों से वो उखड़ जाते हैं। गांव का हाल अभी दीपक ने बताया आपको, गांव में जो मुद्दा चल रहा है, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव में जो शुरुआती रिजल्ट आए थे वो सबको पता है क्या थे। अगर वो पार्टी के टिकट लेकर वो उम्मीदवार चुनाव लड़े होते तो बिल्कुल ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट नतीजा होता। शहरों में मध्यवर्ग भी अगर उचट गया, उसका दिमाग इस तरह की बातों से हिल गया, तो फिर मुश्किल खड़ी हो सकती ठीक है। और समाजवादी पार्टी की जो बात आपने कही कि साहब रैली नहीं कर रहे हैं, अब वो निकल रहे हैं, काम रैली भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक दूसरी चीज जुड़ी हुई है, वो है मीडिया का समर्थन या मीडिया का इस्तेमाल। तो वो हैंडीकैप बना रहेगा, हो सकता है कि दिखाई ना पड़े, अंदर अंदर बदलाव हो जाए। ठीक है विजय जी, ये जो पूरा सवाल खड़ा हो रहा है, मैंने आपको कॉफी पीने में डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं। अच्छा सॉरी। देखिए जो ये सवाल बना हुआ है, सवाल इस बात को लेकर ये है कि जैसे अभी मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल का उदाहरण है या फिर नई दिल्ली का उदाहरण है कि इतना पोलराइज करने के बावजूद भी अगर आपको इसी तरीके से बुरी तरीके से शिकस्त मिलती है, तो इस रणनीति का हासिल क्या है? नई रणनीति आनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ के कमजोर नेता हैं या उनका संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर इतना कमजोर है कि वो नया नैरेटिव गढ़ नहीं सकते, और लोगों के बीच में नया नैरेटिव ला नहीं सकते हैं। क्या कारण है कि उनको इसी चीज पे लेके आना पड़ता है? आपने कहा कि भाई ये उनका स्वभाव है, किसी ने कहा कि उनका स्वभाव है, ये बोलते ही इसी तरीके से। लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद बहुत सारे बदलाव योगी आदित्यनाथ के अंदर हम लोगों ने देखे हैं, महसूस किए हैं। विजय जी देखिए, जितनी बातें हुई हैं उसमें से काफी बातें काफी हद तक सही हैं। एक तो ये बात जो आलोक जी कह रहे हैं कि ये चिंता भी हो सकती है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव ना हो, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि जो बात हम लोग बार बार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या माइनॉरिटी जो है वो उनके ट्रैप में नहीं फंस रही, ये बात ठीक है, ट्रैप में नहीं फंस रही, लेकिन क्यों नहीं फंस रही? वो जो पार्टी अभी तक माइनॉरिटीज के लिए वोट मांगा करती थी, माइनॉरिटीज के लिए मुल्ला मुलायम कहने को चलवाने को तैयार थी, वो क्यों नहीं फंस रही है? सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया, इस पर चर्चा हमने नहीं की। उसकी चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल दिया है। पिछले 5 साल पहले तक माइनॉरिटी के वोट एक वोट बैंक के तौर पर देखे जाते थे। आज माइनॉरिटी के वोट को एंटी हिंदू वोट के तौर पर देख रही है पॉलिटिकल पार्टीज। भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो समाजवादी पार्टी, वो कांग्रेस और वो सब लोग। इसलिए कोई जनेऊ पहनता है, कोई परशुराम की मूर्ति लगवाने में लगा हुआ है और कोई प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहा है। तो एक्चुअली पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया है। ये ट्रैप में फंसने की बात नहीं है। उनको समझ में आ गया कि यदि माइनॉरिटी के साथ दिखाई देंगे तो जो हिंदुओं का जितना वोट मिलता था वो वोट कम हो सकता है। एक बड़ी वजह यह है। योगी जी या भारतीय जनता पार्टी कबड्डी की तरह से है कि वो वहां से उनको कबड्डी करते करते वहां तक लाना चाहती है कि वो बाउंड्री पर उनको ले आए और छू करके जीत जाए। वो कोशिश उनकी हो रही है। नए नैरेटिव की बात यह है कि अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी वो पुराने नैरेटिव्स, पुरानी जो सारी चीजें उन पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको नए नैरेटिव्स भी मिले, ठीक है। और ये बात हम लोग सब समझते हैं कि जो विकास की जो बात होती है वो कभी भी चुनाव की जीत का कारण नहीं बनती, इसलिए किसी भी चुनाव में कोई नहीं बन रहा। जो बात दीपक जी ने कही पंचायत चुनाव की, वो साफ है कि वहां पर लोगों ने नाराजगी दिखाई है।
लेकिन वो नाराजगी तो 2018 में, तो ये 2017 के पहले जब ये पंचायत चुनाव हुए थे तो अखिलेश जी को वोट मिले थे, लेकिन अखिलेश जी की सरकार तो दोबारा नहीं आई। उससे पहले जब 2012 से पहले जब बीएसपी की सरकार थी तब वो पंचायत चुनावों में बीएसपी को जीत मिली थी, लेकिन 2012 के चुनाव में तो बीएसपी नहीं आई। तो इसका मतलब हम इन दोनों को कनेक्ट करके भी नहीं देख सकते। हो सकता है इसका असर होता हो, लेकिन और ये भी नहीं कह रहा कि उसका मतलब ये है कि जो पहले जीत गए थे वो हार जाएंगे या आज जो हार गए वो जीत जाएंगे, लेकिन इसको डायरेक्टली कनेक्ट करके हम नहीं देख सकते। अलग अलग चीजों के अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे हम चर्चा करते हैं कि लोकसभा चुनावों के नतीजे विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ नहीं जोड़ के देख सकते, तो ऐसे ही पंचायत चुनावों के नतीजे भी विधानसभा चुनावों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट तरीके से नहीं देखे जा सकते। तो वो एक अलग मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चिंता पार्टी के अंदर भी हो रही होगी कि कहीं कोई चीज काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो जाए, और नए नैरेटिव्स गढ़ने की, उनको समय पर लाने की तैयारी चल रही होगी। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो काम चल रहा होगा। और जैसे आपने कहा 2020 का गेम हो गया पॉलिटिक्स और खासतौर से इलेक्शन, तो जब 2020 का मैच शुरू होगा, अभी तो वो इंग्लैंड की सीरीज की तरह से टेस्ट मैच चल रहे हैं, फिर जब आईपीएल शुरू होगा, मैच भी कैंसिल हो गया, लेकिन जब आईपीएल शुरू होगा तो फिर आईपीएल की तरह से खेलेंगे। ठीक है, दीपक जी आप जवाब देना चाहेंगे जो बात विजय जी ने की। विजय जी का कहना है कि पंचायत चुनाव में जो नतीजा आया उसमें विधानसभा चुनाव से जोड़ना उचित नहीं होगा। मैं दूसरी चीज कह रहा था, मैं इनसे सहमत हूं कि आप लोकसभा के चुनाव को विधानसभा से नहीं जोड़ सकते, विधानसभा के चुनाव को आप पंचायत चुनाव से नहीं जोड़ सकते, लेकिन मैं पॉइंट दूसरा रख रहा था। मैं पॉइंट ये कह रहा था कि पंचायत के जो चुनाव है सरकारी चुनाव होते हैं और हमेशा सरकार जीतती है, लेकिन सरकारी चुनाव होते हुए भी योगी हारे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दैट वाज माय पॉइंट। ठीक है नीरज जी, जीतना ही चाहिए था। नीरज जी, जो बात विजय जी और दीपक शर्मा जी ने कही है उससे आप कितना सहमत या असहमत है कि पंचायत चुनाव के आधार पर आपको निष्कर्ष निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते, या अभी 3 महीने है, अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ठीक याद नहीं कि पिछले जो पंचायत चुनाव हुए थे उससे पहले के साल में क्या स्थिति थी। इस बार के पंचायत चुनाव को चूंकि हम कोरोना से जोड़ के देख सकते हैं तो, या किसान आंदोलन से जोड़ के देख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो पंचायत चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो वाकई बताते हैं कि जमीनी तौर पर सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो ये जो दीपक जी ने कहा कि आमतौर पर सरकारें जो चुनाव जीतती हैं, हाँ, उसके बावजूद अगर विरोध हार रही तो इसका मतलब कि डबल, मतलब एक तो नॉर्मल हारना ही नहीं चाहिए, हार रही है तो निश्चित रूप से जमीनी लहर जो है वह सरकार के खिलाफ है, और शायद यही लहर जो है शहरों में भी आ जाए। तो भले ही आपके सामने कोई विकल्प ना हो, लेकिन अगर सोच लिया कि योगी आदित्यनाथ को हराना है तो भाई जो भी उस समय चुनाव से 6 महीने पहले जो सही विकल्प दिखेगा, हो सकता है वो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट हो वो ढेर का ढेर उस पार्टी या उस नेता के पक्ष में चला जाए। तो इससे मैं सहमत हूँ, ये हो सकता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस बातचीत को यहीं पर खत्म करना होगा, क्योंकि अभी चुनाव के एक तरीके से सुगबुगाहट शुरू हुई है। अभी नरेंद्र जी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, एक सवाल नरेंद्र जी से, नीरेंद्र जी से एक सवाल जानना चाह रहा था, बहुत छोटा सा, हाँ, ज्ञान के तौर पर, कि नीरेंद्र जी ने अभी कहा कि 10% वोट भी अगर भारतीय जनता पार्टी के कम हो जाते हैं तब भी वो सरकार में रह सकते हैं। क्या आज की तारीख में, 6 महीने बाद क्या हुआ नहीं, आज की तारीख में वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोट 10% से ज्यादा कम हो सकते? तमाम स्थितियों को हम जोड़ लें, कोरोना, किसान, जो भी पंचायत चुनाव, सब। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में अगर अभी रियल वोट हो जाए, पोलिंग हो जाए यूपी में, तो बीजेपी के 30% ज्यादा वोट नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। सिद्धार्थ, आपको बहुत सारा वोटर, हाँ सिद्धार्थ, मैं बस ये कह रहा था कि अगर हम बातचीत करते समय अगर हम 2002 का, 2007 का, 2012 का, अगर हम इन सारे उदाहरणों को देते हैं और बताते हैं कि वे 7 में ये हुआ था, 2 में ये हुआ था, तो हमें एक बात को हमें ये भी देखना चाहिए। 2002 में उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी, सरकार चली गई, दहाई में आ जाती है। 7 में भी यही होता है, वो भी दहाई में आती है। 12 में भी ये होता है, वो भी दहाई में आती है। तो उत्तर प्रदेश का अगर आप ट्रेंड देखें तो तवे की रोटी की तरह ये उलटते पलटते भी हैं, और जो सरकार में रहता है उसको बहुत बुरी तरीके से पीछे करते हैं। 2017 के चुनाव आप सबको याद होंगे, अखिलेश और राहुल गांधी का जब वो चला था तो लग रहा था कि भाई अब चुनाव तो निकल जाएगा, लेकिन इतनी बुरी तरीके से हारेंगे इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। ठीक है दीपक, बहुत छोटा जवाब, एक छोटा जवाब मैं कह रहा था कि क्योंकि आपने अब्बाजान का जिक्र किया है, तो कल अब्बाजान को लेकर एक और इम्पोर्टेंट डेट है उत्तर प्रदेश में। कल हरिगढ़ में प्रधानमंत्री होंगे, अलीगढ़ में, और जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, लैंडमार्क यूनिवर्सिटी, उसके काउंटर में
राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी लाई जा रही है। ये भी एक, ये जो आप बता रहे हो जो पैटर्न इमर्ज हो रहा है, उसी पैटर्न का ये भी एक सिलसिला है, इसको देखा जाए। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो को लेकर बहुत से कुछ बवाल करने की कोशिश हुई और वो भी सफल नहीं हुआ। इसको इसीलिए मैंने आपसे जोड़ने कुछ। हाँ, मैं एक छोटी सी जोड़ना चाहता हूँ। तो एक तो पहले जो दीपक ने कहा राजा महेंद्र प्रताप सिंह, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह वो हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी जमीन दान की। ये ध्यान रखना चाहिए उनको याद करते हुए कि हम किसको किसके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। दूसरी एक बात आई चर्चा में जिस पर शायद एक अलग डिबेट मांगता है वो विषय, लेकिन वो उठा देना चाहता हूँ क्योंकि बातचीत में आया है कि ये कहा गया कि माइनॉरिटीज बहुत समझदारी से काम ले रही हैं, वो इस तरह के मुद्दों से ट्रिगर नहीं होती हैं या वो उत्प्रेरित नहीं होती हैं और वो उस पर रिएक्ट नहीं कर रही हैं। ये भी मुझे खतरनाक डेवलपमेंट लगता है। मैं उसको बहुत संतोषजनक या समझदारी का डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है, और ये बहुत से विद्वान, आपको याद होगा आप चर्चाओं में कहते रहे कि साहब गुजरात के मुसलमानों से सीखो, तो उन्होंने एक तरह से रहना सीख लिया है कि वो राजनीति पे दिमाग नहीं लगाते हैं, वो लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। पॉलिटिक्स उन्होंने इन लोगों के लिए छोड़ दी है। मुझे लगता है ये अच्छा डेवलपमेंट नहीं है कि आप पर अन्याय हो, आपके ऊपर कुछ हरकत हो जाए और आप शांति से उसको बर्दाश्त कर लें। ये किसी भी कम्युनिटी के लिए, ये हिंदुओं बिल्कुल आलोक, बहुत ही फेयर पॉइंट आपका है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा होने को हम समझदारी का या बड़ी अच्छी चीज का संकेत कैसे मान सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो सवाल आपने उठाया मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लोकतंत्र के अंदर अगर किसी कम्युनिटी को इतना बेबस कर दिया जाए, इतना विवश कर दिया जाए कि वो चुप हो जाए और बोले ना अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वाकई में ये भारत के लोकतंत्र पर एक बड़ा कलंक है, छोटा मोटा कलंक नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक दूसरी बात भी आ रही, वो है कि ये साइलेंस स्ट्रेटेजिक है कि अगर हमारे बोलने से अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है या कम्युनल फोर्सेस को फायदा होता है तो हम क्यों बोले। बेहतर ये कि हम चुप रहें और उनको हरा दें तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती। खैर, इस पूरे मसले वेस्ट बंगाल में ऐसा ही हुआ था। हाँ बिल्कुल, हमारी ये चर्चा यूं ही इसी तरीके से जारी रहेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव तक और लगातार हम नजर रखेंगे। लेकिन दुखद होता है जब 5 साल सरकार में रहने के बाद आपको अब्बाजान कहना पड़ता है। आप माने या ना माने, ये आपकी कमजोरी है, या आपकी मजबूरी है, या आपके मन का डर है, कहीं ना कहीं वो परिलक्षित भी होता है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।